ना प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा तो सवाल ही नहीं है। इतना काम करने वाले गौरक्षकों को, और इसलिए इन दिनों में मैं लोगों को कहता हूं कि गौ सेवा के लिए तो फिर भी अभी मदद हो रही है, राज्य सरकारें भी पैसे दे रही है, शेखर जी जैसे लोग भी इसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन गौ रक्षा एक चिंता का विषय। मुझे कथेरिया जी ने बताया कि कल गौ रक्षकों का भी अलग से कार्यक्रम यहाँ पर है, तो आप लोग और खास करके इस कार्यक्रम को सभागार से ज्यादा लोग टीवी पर और डिजिटल माध्यम से देखेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन दिनों फ्लैट में गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन कहीं भी बैठकर गौ रक्षकों को साथ देना संभव है। वो काम हर हिंदू कर सकता है और उसने करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे गौटेक और ऐसे आयोजनों का प्रचार होगा, गाय के पीछे का इकोनॉमिक्स लोगों के ध्यान में आ जाएगा। आज का युग तो ऐसा है कि माँ बाप भी अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो लोग उनको घर में नहीं रखते। ऐसे समय में गाय को रखे, इसके पीछे का अर्थशास्त्र अगर समझाए तो ज्यादा उपयोगी है। कुछ तो अर्थशास्त्र समझे बगैर भी रखते हैं, ये सच है, लेकिन सभी नहीं रख पाते। ऐसे में इसके पीछे का अर्थशास्त्र भी समझना जरूरी है, अध्यात्म समझना जरूरी है, धर्म समझना जरूरी है। और कई बार जैसे हम कहते हैं ना, हर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हम निकालते हैं। मोबाइल का भी इंश्योरेंस है आजकल, तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, लेकिन इन सभी एजेंसियों के पास, कंपनियों के पास जो एक इंश्योरेंस नहीं है, वो है अगले जन्म का इंश्योरेंस। वो केवल गौ माता की सेवा में और रक्षा में ही, और इसलिए वो वाला इंश्योरेंस उसकी एजेंसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहां ये सुनकर और मानकर, अगर मन से भाव व्यक्त करके अगर कुछ कर सकते हैं, तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना शुरू हो गया। ये आप करना शुरू करिए। इस कार्यक्रम से ये संकल्प लोगों के बीच जाता है तो एक बहुत बड़ा काम होगा। समय पर कभी कभी इसका प्रीमियम नहीं भी भरा गया तो गौ माता माफ नहीं करेगी, कहेगी कि इतने दिन का प्रीमियम भरा है, पर्याप्त है। तो एक ऐसी पॉलिसी है जो इस जन्म में भी रहेगी और अगले जन्म में भी जारी रहेगी। इस गौटेक के कार्यक्रम से हम इस पॉलिसी को शुरू करें, ऐसा आग्रह मैं करता हूं। दूसरा, सरकारों के स्तर पर जैसे गौरक्षकों को आप लोग समर्थन दे, सुरक्षा दे, वैसे सरकारों ने भी देनी चाहिए। फर्जी वाले बाबा के साथ अगर सुरक्षा होती तो निश्चित तौर पर उनकी हत्या इतने आसानी से नहीं की जा सकती। और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या अगर हो रही है और उनकी कैटेगरी हम करेंगे तो उसमें पहले कैटेगरी पर गौरक्षक, क्योंकि गौरक्षक केवल अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है, वो अपनी गौ की धर्म की रक्षा के माध्यम से कसाईयों को डायरेक्ट फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए वो इमीडिएट शत्रु बन रहा है। कोई अपने धर्म का बाकी काम करेगा, प्रचार करेगा, धर्मांतरण पे काम करेगा, अन्य विषयों पर काम करेगा, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल डैमेज नहीं करता है किसी को, इसलिए वो बड़ा शत्रु नहीं है। लेकिन गौरक्षक डायरेक्ट शत्रु है, इमीडिएट शत्रु है, क्योंकि फाइनेंशियल नुकसान देता है। और इसलिए गौरक्षकों की सुरक्षा के लिए अब देश में अच्छे मुख्यमंत्री है, गाय के प्रति अच्छा भाव रखते, उन लोगों को मैं आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत तो करता हूं, लेकिन इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा कि सारे मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता हूं कि अपने राज्य में गौरक्षकों को सुरक्षा प्रदान करें। तीसरी बात, मैं ये भी चाहूंगा, इस विषय पर कानून जो भी है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए कानून में क्या प्रावधान हो सकता है? कथेरिया जी तो बड़े सदन में भी रहे हैं, मैं कथेरिया जी पर विशेष बोलना चाहूंगा। गाय का लाभ शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे प्रकार से कैसे हो सकता है, कथेरिया जी को देखिए। मुझे पहली बार उस दिन पता चला कि ये 72 वर्ष के हैं। कोई कहेगा कि 72 वर्ष के हैं, ये गाय की सेवा का परिणाम है। और इधर आप जैसे राजनेता जो है, जो डायरेक्ट मोदी और शाह से कनेक्टेड है, ऐसे लोग यहां पर बाकी भी आध्यात्मिक विभूतियां है। हम सब लोग सरकार को, सत्ता को, विपक्ष को भी ये समझाए कि ये क्यों जरूरी है। आज सुशील कुमार शिंदे जी और मैं फ्लाइट में साथ में आए, तो सुशील कुमार शिंदे जी आप जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे। हमारा वैचारिक विरोध है, लेकिन जब हम मिले
और मैंने कहा कि मैं गौटेक में जा रहा हूं पुणे में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाय को मानता हूं। मतलब गाय इस विषय पर सर्वसम्मति बन सकती है कि नहीं? और जो गाय से नहीं डरते हैं वो नंदी से तो डरते ही और इसलिए जिसको जिस भाषा में समझ में आएगा उसको उस भाषा में समझाकर हमने संसद में, विधानसभा में अच्छे प्रभावी कानूनों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मोदी है तो हाँ, ये जरा वहां तक जाना चाहिए भाई इसलिए ये हो सकता है देवेंद्र जी, और पीछे हम लोग भी गाय को, गौ माता को विषय में महाराष्ट्र में बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं होता है तो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो नगर जिले में होता है। और इसलिए बाबा रामदेव भी जब दूध का काम शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको नगर जिले में, महाराष्ट्र में इस काम को करना है। तो एक ऐसी भूमि है जिस भूमि से लिया गया संकल्प पूरा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प इसी भूमि पर लिया था और वो पूर्ण हुआ था। 351वां वर्ष चल रहा है, 351। और इसलिए कथेरिया जी, आप गौटेक का आयोजन हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में करिए, लेकिन गौ राष्ट्र का संकल्प यहां पर लीजिए, वो पूरा होगा, यह हमारा विश्वास है। और इसलिए ज्यादा कुछ कहने के बजाय मैं तो कहना चाहूंगा कि यहाँ इतना जो चिंतन हो रहा है, उस चिंतन को सभी लोगों तक, मुझे लगता है पुणे वालों को भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिली कि यहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो पुणे वाले बहुत बुद्धिजीवी होते और पुणे वालों को गौटेक के आयोजन की ठीक से जानकारी मिले तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। और एक बार पुणे वाला अगर कन्विंस हो गया तो आपको हिंदुस्तान में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं मानते हैं ना? और इसलिए यहाँ पर अगला आयोजन भी फिर कभी करिए, क्योंकि अब तो समय कम बचा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज चैनल की तरफ से मैं एक आज घोषणा करता हूं। पहले भी हम सुबह 7 बजे गौ दर्शन कार्यक्रम चलाते थे। आज ये कार्यक्रम और यहाँ पर इतने सारे स्टॉल, इतना इनोवेशन, इतनी उसके पीछे की वैज्ञानिक दृष्टि देखकर मैंने तय किया कि अब पुनः सुदर्शन पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे गौ दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और यहाँ जो चल रहा है, सब लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो टीवी सुदर्शन लोगों के घरों में पहुंचाएगा। एक एक विज्ञान, एक एक प्रोडक्ट, एक एक उसके पीछे का भाव, ये सब कुछ लोगों पर जाएगा। ये आश्वासन यहाँ से देता हूँ। जो कुछ दिया है गौ माता ने ही दिया है, ये उसको समर्पित करता हूँ। मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और आज का दिन गौ सेवकों के बीच, क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में केवल हवा का ही प्रदूषण नहीं है, लोगों का भी प्रदूषण है, पता है ना? इतने सारे राजनेता हैं, आजकल अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसे हैं तो जरा दिल्ली के बाहर निकलते हैं तो केवल खुली हवा में सांस ले रहे, ऐसा ही नहीं लगता। आपके बीच आकर लग रहा है कि गौ पुत्रों के बीच आया हो। वो भाव आज मुझे यहाँ देने के लिए आए लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम।